नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। दोपहर के बज गए हैं 3 और विस्तार न्यूज पर अब बात करेंगे 3 बजे की 4 बड़ी खबरों की। इन 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के फेरबदल की। उसके बाद दूसरी खबर है छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने एक ऐसा बयान दिया कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने उनसे इस्तीफा तक मांग लिया। तीसरी खबर है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के चुनावी प्रचार की। तो वहीं चौथी खबर है छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता ओडिशा में मोर्चा संभाले हुए हैं। इस पर भी जानकारी आपको देंगे विस्तार से। तो ये हैं 3 बजे की 4 बड़ी खबरें। और चलिए शुरुआत इस बुलेटिन की भोपाल से करते हैं, यानी मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो बता दें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वोट फॉर्मूले में 15 मंत्री पास हुए। मध्य प्रदेश के 30 मंत्रियों में से 9 इस टेस्ट में खरे नहीं उतरे। 6 बाउंड्री लाइन पर हैं तो 50 विधायकों के यहां ज्यादा मतदान हुआ है। अब परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। निगम मंडलों में कई नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को जगह दी जा सकती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए उन्हें जगह दी जा सकती है। तो एक बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। और इसी को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, कौन से नाम है, किन पर कयास तेज हैं? देखिए ऋतु, अंदर खाने से जो खबर निकल के आई है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब आए थे चुनाव के दौरान भोपाल में, एक दिन वो रुके भी थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि जिस तरीके से वोट प्रतिशत में कमी आ रही है और लगभग 15 ऐसे मंत्री हैं जो 9 तो खरे ही नहीं उतर पाए इस पूरे मामले पे, और इसके अलावा जो 6 मंत्री हैं वो बाउंड्री लाइन पे हैं। तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि वोट परसेंटेज कम जो हुआ है और इसके अलावा जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस के आधार पे मंत्रिमंडल का बड़ा फेरबदल हो सकता है और कई वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, जो कि 4 जून के बाद जब नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, इसके बाद मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही निगम मंडल में जो पद खाली हैं उसमें भी नेताओं को साधा जा सकता है। भाजपा, कांग्रेस से भाजपा में आए उन नेताओं को भी, कुछ दिग्गज और बड़े नेताओं को भी स्थान मिल सकता है जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही इस पर बिल्कुल अंचल, क्योंकि इस तरह से हमने देखा कि चर्चाएं ये भी तेज हैं कि जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उन नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए, उसमें से 1-2 जो विधायक आए हैं उन्हें किस शर्त पर लाया गया है ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर है कि परफॉर्मेंस सुधारने के आधार पर कुल मिला के, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि कार्यवाही होगी, और प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को माना है कि उनका कहने का मतलब ये था, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में जिस तरीके से कमी आई है 2019 की अगर बात करें तो 2019 और 24 के चुनाव में लगभग 4.25% वोटिंग में कमी आई है। गुना, विदिशा और कुछ ऐसी सीटों को छोड़ दिया जाए, रीवा जैसे, रीवा की अगर बात करें तो रीवा में सबसे कम मतदान हुए थे। तो निश्चित रूप से वो मंत्री, उनकी सूची भी तैयार हो गई है, वो विधायक जिनके यहाँ अच्छी वोटिंग हुई है और बंपर वोटिंग हुई है, और उन्हीं में से किसी को जगह मिल सकती है। लेकिन अगर निगम मंडल की बात करें तो उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस से भाजपा में आए, अब इंतजार है 4 जून का जब चुनावी नतीजे आएंगे और उसके बाद क्या फेरबदल होता है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। फिलहाल शुक्रिया अंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4.25% वोटिंग प्रतिशत घटा है। इस बार कुल 66.87% मतदान हुआ और 2019 में 71.12% मतदान हुआ था, जो घटकर इस बार 66.87% तक ही पहुंच सका। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। छिंदवाड़ा में 79.83% मतदान हुआ। तो सबसे कम मतदान मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट पर हुआ, जहां 49.42% ही मतदान हुआ। विदिशा, गुना और राजगढ़ को छोड़कर 26 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत घटा है। कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर वाली सीटों पर अच्छा मतदान हुआ है, लेकिन 26 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। तो मध्य प्रदेश में इस बार करीब 4% कम मतदान हुआ है
और आपको बता दें विदिशा, गुना, राजगढ़ जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज मैदान में थे, इन सीटों पर अच्छी वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला। सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में वोटिंग हुई तो सबसे कम रीवा लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है। और कम प्रतिशत होने के क्या कारण हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें क्योंकि देखिए कई अभियान लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में चलाए गए। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला लगातार बने हुए हैं। अंचल, पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था 71.12%, करीब 4% इस बार घटा। हमने देखा कई तरह के अभियान भी चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद, अभियान चलाने के बावजूद वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। किस तरीके से प्रयास किए जा रहे थे जनता को जागरूक करने के लिए। निर्वाचन आयोग भी लगातार उपहार योजना जैसी योजनाएं भी ला रहा था, लकी ड्रा भी निकाल रहा था कि लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप ऐसा दूसरे चरण तक नहीं हो पाया। लेकिन कुछ हद तक 2 चरणों की अगर बात करें, उसके बाद तीसरे चरण के जो मतदान थे उसमें लोगों ने थोड़ा सा अपनी सक्रियता दिखाई थी और मतदान के लिए घरों से निकले थे। और चौथे चरण में स्थिति और भी बेहतर हुई। तो एक के बाद एक, लेकिन जिस तरीके से 2019 की अगर बात करें तो 71.12% मतदान हुआ था, और अगर इस बार की बात करें तो लगभग 67% मतदान हुआ। तो लगभग 4.25% वोट में गिरावट आई है, और इसकी चिंता लगातार भारतीय जनता पार्टी की कर रही थी। लेकिन आप ऋतु एक चीज देखिए, जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर थी, उन सीटों पर मतदान का प्रतिशत ठीक ठाक रहा था। छिंदवाड़ा में भी सबसे अधिक वोटिंग हुई। इसके अलावा बालाघाट की बात करें, देवास की बात करें, तो कई ऐसी सीटें हैं जिसपे ठीक ठाक रहा था। लेकिन अगर रीवा की बात करें, जो कि लगभग 70 से 75% मतदान होते थे अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी, लेकिन यहाँ 50% से भी कम मतदान हुए। तो खासतौर पर हमने शहरी इलाकों में देखा कि शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई, वहीं आदिवासी अंचलों में अच्छी वोटिंग देखने को मिली। फिलहाल शुक्रिया अंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 29 की 29 सीटों पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस बार 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने क्षेत्र के महापौर से लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन रायपुर महापौर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी अब महापौर को निशाने पर ले रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बूंद बूंद को तरसती राजधानी की जनता अपने नगर निगम के नेता से यही उम्मीद करती है कि उनकी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन क्या हो जब आपका नेता ही समस्याओं से अपना पल्ला झाड़ दे। रायपुर में 70 वार्ड हैं जहां 21 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, और यहीं लाखों लोग इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। जल समस्या इस कदर व्याप्त है कि लोग घंटों घंटों पानी के टैंकर्स का इंतजार करते हैं, और जब टैंकर पहुंचता भी है तो लोगों को भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन इन समस्याओं को सुलझाने की बजाय महापौर एजाज देवर ने एक बेतुका बयान दे दिया। क्या कहा है, सुन लीजिए। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना, तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये नगर निगम महापौर एजाज देवर हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। महापौर के इस बयान पर बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पलटवार किया है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देखो महापौर जी, समस्या बनी रहेगी तो फिर आपका काम क्या है। फिर मोदी राज में देश चमक रहा है, लेकिन रायपुर में आप लाइट सफाई की समस्या पर हाथ खड़े कर रहे हैं। ये बयान रायपुर की जनता से धोखे का प्रमाण है। पीएम साहब के आशीर्वाद से बीजेपी का महापौर इस समस्या से जनता को निजात जरूर दिलाएगा। महापौर के इस बयान ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया, और प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने महापौर के बयान को निंदनीय बताते हुए महापौर से इस्तीफे की मांग कर दी। 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने तो महापौर को 1 सप्ताह में समस्याओं को खत्म करने का अल्टीमेटम तक दे दिया है।
हमने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो समस्या का समाधान हो सकता है आप उसको तुरंत करिए। उसके बाद तुरंत 1 हफ्ते के बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी। अब अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम 1 हफ्ते में जो त्वरित समस्या है जिसका निदान हो सकता है वो कर देंगे। राजधानी में लगातार बढ़ती समस्याओं को बयान देकर महापौर एजाज देवर बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बयान का बचाव महापौर कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दूसरे राज्यों का मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में लगा दी गई है। कौन सा नेता कहां है और क्या कहता है समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव के खत्म होने के दूसरे दिन से ही छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ओडिशा, झारखंड छत्तीसगढ़ से सटे होने के चलते इन राज्यों में छत्तीसगढ़ की अच्छी पैठ मानी जाती है। यहाँ भाजपा नेता छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का सबसे ज्यादा दौरा इन्हीं राज्यों में दिखाई दे रहा है। उधर कांग्रेस के नेताओं का उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में दौरा दिख रहा है। सीएम विष्णुदेव साय को 2 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। ओडिशा और झारखंड की जिम्मेदारी सीएम को मिली है। उधर दोनों डिप्टी सीएम को भी ओडिशा की जिम्मेदारी मिली है। सीएम 10 से ज्यादा सभा और रोड शो कर चुके हैं। जब छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव संपन्न हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, जो समय दे सकते हैं पार्टी के लिए, और ऐसा सोच कर के हमारा संगठन का शीर्ष नेतृत्व का निर्देश भी रहता है और कार्यकर्ता भी अपनी कार्यकर्ता भाव से पार्टी को जिताने के लिए और देश में सुशासन, देश को कैसे समृद्धशाली बना सके, उसके लिए मोदी की गारंटी जरूरी है। और हम सब विश्वास करते हैं, पूरा देश विश्वास कर रहा है कि मोदी की गारंटी के तहत देश जिस प्रकार से 10 सालों में विकसित हुआ है, आगे हमें 5 साल का और मौका मिलेगा तो हम सभी क्षेत्रों में हम विकास करेंगे। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। राहुल गांधी को जिताने के लिए वे सारथी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत करीब 7 विधायक भी मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस नेताओं को कहां-कहां की जिम्मेदारी मिली है। देवेंद्र यादव, राम कुमार यादव भी प्रचार में जुटे हुए हैं। राजेश तिवारी, विनोद वर्मा को झारखंड भेजा गया, कवासी लखमा को ओडिशा भेजा गया, मोहन मरकाम को भी ओडिशा भेजा गया। हरियाणा और असम भी भेजे गए हैं कांग्रेस के नेता। 12 से ज्यादा नेताओं के साथ सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग राज्यों में प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल समेत बड़े छत्तीसगढ़ के नेता अलग अलग राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि किस राज्य में किस पार्टी को उसके नेताओं के प्रचार प्रसार का फायदा मिलेगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रायपुर से संवाददाता अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। अनमोल, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस के नेता अन्य राज्यों में चुनावी प्रचार की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए छत्तीसगढ़ में 7 मई को ही जो है मतदान खत्म हो गए थे और अब देखिए 20 तारीख को 5वें चरण का मतदान होना है, उसके बाद 25 और 1 जून। तो लगातार रणनीति ये है, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की, कि जो भी राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं, जहां पर एक दूसरे राज्यों के नेताओं का प्रभाव है, वहां उनको भेजा जाए, लोगों को साधा जाए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी जो है उड़ीसा और झारखंड में लगाई गई है। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो वहां पर जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा क्षेत्र, जो सरगुजा संभाग है, चूंकि वो सीमावर्ती इलाका है, झारखंड से सटा हुआ है, तो वहां के नेताओं को जो है श्याम बिहारी जायसवाल, जिसमें आते हैं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री रामविचार नेताम, जिसको अभी आप सुन रही थी, इन तमाम नेताओं को झारखंड में ड्यूटी लगाई गई है। रीजन है क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है,
इनकी जो भाषा है वो मिलती जुलती है झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में, तो ये तमाम जो इलाके हैं वो वहाँ पर छत्तीसगढ़ का इम्पैक्ट जाता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की झारखंड में ड्यूटी लगाई गई है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय और दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो लगातार उड़ीसा का दौरा कर रहे हैं। अब तक 10 से अधिक जो दौरा है वो सीएम कर चुके हैं उड़ीसा का। उड़ीसा में भी देखिए एक बहुत बड़ा ट्राइबल एरियाज है। सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त देखिए बहुत बड़े ट्राइबल लीडर हैं बीजेपी के, तो बीजेपी की कोशिश है कि जहां जहां ट्राइबल जो बाहुल क्षेत्र है वहां पर सीएम विष्णुदेव साय की ड्यूटी लगाई जाए और वहां के लोगों को साधा जाए, क्योंकि चुनाव अब बहुत ही कम समय का वक्त रह गया होने वाला है। कांग्रेस की अगर बात कर लेंगे तो भूपेश बघेल, हमने देखा कि जिस तरह से समीकरण है, तमाम समीकरणों को साधते हुए दोनों दल चल रहे हैं और यही वजह है कि दूसरे राज्यों में भी ड्यूटी लगाई गई। फिलहाल शुक्रिया अनमोल आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे मध्य प्रदेश के एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में सिंधिया आवास पहुंचे, जहां उन्होंने राजमाता माधवी राज सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ढाढ़स भी बंधाया। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली स्थित सिंधिया आवास पहुंचे और राजमाता माधवी राजे सिंधिया को नमन किया। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 साल की थी और पिछले 3 महीने से राजमाता दिल्ली एम्स में भर्ती थी। उन्होंने आज सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। उनकी पार्थिव देह बुधवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक दिल्ली वाले आवास पर रखी जाएगी। वहीं अंतिम संस्कार ग्वालियर में गुरुवार दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा। माधवी राजे के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जाहिर किया है। राजमाता माधवी राजे मूलतः नेपाल की रहने वाली थी। वो नेपाल राजघराने से संबंध रखती थी। उनके दादा युद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। 1966 में माधवराव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले दीपक जोशी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ वरिष्ठ लोगों की समझाइश के बाद उन्होंने बीजेपी में वापस जाने का मन बना लिया था, लेकिन इसके लिए उनके सामने शर्त रखी गई कि शिवराज सिंह चौहान समेत एक अन्य वरिष्ठ नेता के घर जाकर माफी मांगनी होगी, जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। साथ ही जोशी ने कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देश की राजनीति में दीपक जोशी जाना पहचाना नाम है। वो भाजपा में रहे और भाजपा का दामन छोड़ के फिर कांग्रेस में आए। सर, बीच में बिल्कुल लगा कि आप आ ही गए हैं भाजपा में और एक दिन तो बिल्कुल ज्वाइनिंग होने वाली है, तैयारियां शुरू हो गई थी भाजपा के में। आखिर हुआ क्या, क्यों फिर वो जो है टल गया, आखिर किन कारणों से टला? मैं भाजपा में दोबारा जाने की मेरी तो स्वयं की कोई इच्छा नहीं थी। मैं ना उस चीज़ को लेके जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों की समझाइश थी कि आपको वापस भाजपा में आ जाना चाहिए। और उनका कहना था, मूल कारण जो था सबका कहना था कि आपका शिवराज सिंह चौहान जैसे डिफरेंसेस थे उनको पार्टी ने हटा दिया, तो आपकी बात मान ली, तो क्यों ना आप पार्टी में वापस आ जाए। मैंने कहा ठीक है, अगर आप पहल करते हो तो मैं पार्टी में आ जाऊँगा। उन्होंने पहल करी, पार्टी से खबर भी आई कि आपको 11 मार्च को कि आपको पार्टी में आना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आती कि अभी आप रुक जाए। रुकने के बाद फिर खबर आती है कि आपको 2 लोगों के पास जाके बात करना पड़ेगी, तो मैंने कहा ठीक है, बात कर लूँगा। बात करने के साथ साथ ये हिदायत दी गई कि उनके घर जाना, तो मैं ठीक घर चला जाऊँगा। घर जाने के बाद मुझे खबर आई कि आपको उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पार्टी के अध्यक्ष से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिला अध्यक्ष हो सकता है, आपका प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कि भाई अध्यक्ष हमारा पार्टी का सब कुछ होता है, तो हम उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको कि 2 व्यक्तियों से मैं माफ़ी मांग लूँ, तो मैं कतई तैयार नहीं हूँ। मैं अब जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। और उसी समय मैंने कांग्रेस के कार्यालय गया और मैंने कहा मुझे जो भी काम देना आप दीजिए, छोटा मोटा जैसा भी काम देना मैं काम करूँगा, और उस काम में मैं लग गया। तो आपने सुना दीपक जोशी जी को, बहुत साफगोई से वो अपनी बात रखते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि किसी भी संगठन में, अपने संगठन में भी जो बुराई है उसको भी उजागर करते हैं। भाजपा जो कि उनका पूर्व संगठन है उसमें जो बुराइयां हैं उनको भी उजागर किया। लेकिन वो साफ कहते हैं कि जो पार्टी जनता की सुनेगी वही आगे राज करेगी। फिलहाल यहीं विराम लेते हैं। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ।
और खबर बीजापुर से है। थाना प्रभारी के वाहन में विस्फोट हुआ। नक्सलियों ने विस्फोट किया। थाना प्रभारी कार में सवार थे और इसी कार में नक्सलियों ने विस्फोट कर दिया। गन्नम नाले के पास विस्फोट किया गया। कार सवार टीआई और आरक्षक इस हमले में बाल बाल बचे हैं। एसपी जितेंद्र यादव ने इस घटना की पुष्टि की है। थाना प्रभारी के वाहन में नक्सलियों ने विस्फोट कर दिया। थाना प्रभारी कार में सवार थे। गन्नम नाले के पास विस्फोट किया गया। अब कार सवार टीआई और आरक्षक बाल बाल बचे हैं और एसपी जितेंद्र यादव ने इस घटना की पुष्टि की है। जबलपुर में बरगी विधायक नीरज सिंह ने राघव वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया, जहां हजारों कुंटल सड़ा हुआ और गुणवत्ताहीन गेहूं मिला। जानकारी के मुताबिक लगभग 212 किसानों से 25,800 कुंटल गेहूं खरीदा गया था, जिसके लिए करीब 4 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वेयरहाउस में कुछ दिनों पहले फूड कंट्रोलर ने भी जांच की थी। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जाँच के बाद अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। पेंड्रा में छात्रा से दुष्कर्म करने वाले सहायक शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी को जीपीएम जिले के डीईओ ने सस्पेंड कर दिया है। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया। बता दें कि अपराध दर्ज होने के बाद से ही शिक्षक फरार है और शिक्षक संघ ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। पीड़ित छात्रा के परिजन आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं, तो वहीं अब पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश में जुटी है। देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच गर्मी के तेवर को लेकर मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी। भोपाल स्थित केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक प्रकाश धवले ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी दी। आपको भी सुनवाते उन्होंने क्या कहा है। मौसम विज्ञानी हमारे बीच में, उनसे समझेंगे कि आगे 2-3 दिन क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं। सर, जैसे कि हमने पिछले 24 घंटे में पूर्वानुमान दिया था, उसी के हिसाब से जो है वेदर रियलाइज़ हुआ है और पूरे प्रदेश में कहीं कहीं जो है अच्छी बारिश देखी गई है। गरज चमक के साथ बौछारें दिखी है, तेज हवाएं भी चली है। तो ये सैटेलाइट पिक्चर क्लियर व्यू बता रहा है और इसकी वजह से आप देख भी रहे हैं कि जो ये मध्य प्रदेश का पोर्शन है, यहाँ पे क्लाउडिंग भी आपको दिख रहा है। तो आने वाले 24 घंटे में जो है इसमें मध्य प्रदेश में जो है हल्की मीन्स गरज चमक के साथ बौछारें गिरेगी और कहीं कहीं जो है वो तेज हवाएं भी चल सकती है। 15 तारीख का यहाँ पे इन्होंने बताया है पूरा। तो ये मीन्स ईस्ट मध्य प्रदेश और वेस्ट मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा जो भाग है, तो वहाँ पे हमने येलो अलर्ट दिया हुआ है। और फिर 17 तारीख को ये जो सिस्टम जो है पूरा क्लियर हो के फिर जो है अभी ये ऊपर में जो येलो दिख रहा है ये हीट वेव का अलर्ट दिया हुआ है। सर, चंबल का इलाका जो है वहाँ हीट वेव का आपने कहा गर्मी मतलब तीखी रहने वाली है। बाकी प्रदेश में आगामी दिनों में क्या हीट वेव जैसी स्थिति रहेगी या फिर गर्मी सामान्य रूप से रहेगी? बाकी प्रदेश में जो है क्या है कि जो उसका सामान्य तापमान जो है, अधिकतम तापमान जो उसके ऊपर जो 4.5 डिग्री अगर गया तो हीट वेव को अपन समझ सकते हैं। पर बाकी प्रदेश में ऐसी थोड़ी संभावना कम है 18 तारीख तक, तो इसलिए वहाँ पे हीट वेव की संभावना कम है। जी, तो आपने देखा अभी हमारे धवले जी ने बताया कि हीट वेव केवल चंबल में है, वहाँ गर्मी परेशान करेगी। 17-18 तारीख को रहने वाली है वहाँ पर। बाकी प्रदेश में बनिस्बत आप गर्मी सहन कर पाएंगे। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।